बहुसंस्कृतिवाद। पहले आपको बता दें कि बहुसंस्कृतिवाद जिन देशों में आया, अब एक्सप्लेन करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है, जैसे खास तौर पे आप देखेंगे ये विचार इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो जो बहुसंस्कृतिवाद, द बेसिक आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इमर्ज इन दीज पर्टिकुलर कंट्रीज। और ये तो आप जानते हैं कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दीज ऑल आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये लोकतांत्रिक देश है। दीज ऑल आर डेमोक्रेटिक नेशंस। और आप देखेंगे डेमोक्रेटिक देश में जो एक खास बात पाई जाती है, यह डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वेर एवर वी आर स्पीकिंग द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार की बात जहां भी हम करते हैं, उसके कुछ बड़े फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं। एंड दैट इज ए प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। लोकतंत्र का मूल आधार किसमें पाया जाता है? समानता में। तो कॉन्टेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि आखिर में बहुसंस्कृतिवाद कहां से उत्पन्न हुआ। सब दिख रहा है? आप याद रखिए, कोई चीज किस एंगल से देखी जा रही है इसका भी इंपॉर्टेंस होता है। एंड दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। हम लास्ट में उत्तराधुनिकतावाद की बात, आजकल उत्तराधुनिकतावाद युग है। इसे एक ही चीज अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग दिखेगी। इसे भी इंपॉर्टेंट है कि आपके देखने का एंगल क्या है। एंगल सही है कि नहीं सही है? अच्छा, सही नहीं है। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, दीज आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और आप देखेंगे भारत भी लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का फाउंडेशनल जो वैल्यूज होता है कि यहाँ पे समानता पाई जाती है। क्यों? इक्वल वोटिंग राइट। कोई भी नागरिक होगा तो लोकतंत्र का मूल आधार है कि सभी के लिए अधिकार, मतदान के अधिकार एक जैसे होंगे। दूसरी बात है प्रिंस इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो स्वाभाविक रूप में विधि के समक्ष सभी समान होंगे। लोकतांत्रिक देशों की तो पहचान होती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इवन इक्वल वोटिंग राइट्स। और आप देखेंगे डेमोक्रेसी का मूल मतलब ही है कि डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व है। इसका मतलब ऐसा दिखता है कि क्या जो डेमोक्रेटिक स्टेट होता है भेदभावपूर्ण होता है या निष्पक्ष और तटस्थ होता है? देखने में ऐसी बात लगती है। वेरेवर वी आर फाइंडिंग आउट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो लोकतांत्रिक सरकार का मतलब यह है कि that democratic government never discriminates citizens on the basis of caste, race, religion. आप जानते हैं लोकतंत्र में अगर हम समानता की बात करते हैं तो हर नागरिक को समान महत्व दिया जाएगा। इसका मतलब नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होंगे। तो भेदभाव नहीं होंगे इसका मतलब है कि समानता का व्यवहार सभी के साथ किया जाएगा। तो नागरिक के साथ भेदभाव न किया जाए। और दूसरी बात है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, दीज फैक्टर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। लैंग्वेज, तो किसी की जाति कुछ हो, भाषा कुछ हो, रेस कुछ हो,
राज्य के साथ, लोकतांत्रिक राज्य के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बेसिक विशेषता। है, लेकिन सही मायने में डेमोक्रेसी होते हैं लिबर्टी इक्वलिटी। लिबर्टी इक्वलिटी द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हमने लोकतंत्र का शासन बना दिया, तो जरा सोच के देखिए, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में क्या किसी नागरिक के साथ भेदभाव हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। और अभी तक हम भी यही मानते थे, उदारवादी विचार भी मानता था। अच्छा, उदारवादी का मतलब ही होता है जो व्यक्ति को महत्व दे, व्यक्ति गरिमा को महत्व दे, जाति धर्म जैसे बंधन का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। दैट इज लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी। लेकिन अब आप देखिए व्यवहारिक रूप में क्या होता है। और ये बात तो आप जानते हैं कि जब ये उदारवादियों की बात आती है तो लिबरल्स नेबर स्पीक्स अबाउट सोसाइटी। वो सरकार की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करेंगे, और ऐसा लगता है कि व्यक्ति सरकार के बीच में तीसरी कोई कड़ी है ही नहीं है। अब आप देखेंगे कि बहुसंस्कृतिवादियों ने इसी मुद्दे पर सबका ध्यान आकर्षित किया कि जो आम धारणा ये है कि लोकतांत्रिक सरकार निष्पक्ष होती है, तटस्थ होती है, भेदभाव नहीं करती, उदारवादियों को इसी मूल, बहुसंस्कृतिवादियों को इसी मूल बात पर आपत्ति है। वो कहते नहीं भेदभाव करती है। अच्छा, ये भी आपने देखा होगा कि बाद में उदारवादी राज्य कल्याणकारी हो गया। लेटर लिबरल स्टेट बिकेम ए वेलफेयर स्टेट। और जैसे उदारवादी राज्य कल्याणकारी हुआ, उसने बहुत सारी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा देनी शुरू कर दी। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा भी दी जाती है, उसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो अब आप बताइए कि क्या उदारवादी राज्य भेदभाव करता है या नहीं करता है? इसी बात पे बहुसंस्कृतिवादियों ने बड़ी गंभीरता से विचार किया। किमलिका ने, भिखू पारिक ने इसी मुद्दे को उठाया कि जो सामान्यतः अभी तक ये माना जाता रहा है कि उदारवादी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, ये हकीकत से दूर है। वास्तविकता में भेदभाव होते हैं। तो कैसे? पहला अब हेडिंग चेंज कर लीजिए कि उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्यमान भेदभाव उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्यमान भेदभाव। अच्छा, सामान्य बात, जब सामान्य व्यक्ति कोई बात कहता है तो बड़ी सामान्य से लगती है, लेकिन बड़े बड़े जो फिलोसफर बड़ी सैद्धांतिक रूप में बात करते हैं, सामान्य व्यक्ति बहुत आम लहजे में बात कर देता है। तो मैंने किसी व्यक्ति से ये सुनते हुए कहा था कि भाई विदेश में अमेरिका और इंग्लैंड जाने का मतलब होता है कि पैसा तो मिल जाएगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। क्या चाहिए? और किसी ने एक व्यक्ति तो मुझे ये बात शायद इस समय समझ में नहीं है कि आखिर में ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने कहा ना, मुझे विदेश नहीं जाना है क्योंकि वहां सम्मान नहीं है, वहां कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वहां मानव को मानव नहीं समझा जाता, खासतौर एशियाई को तो बिल्कुल नहीं। अब एक बात याद रखिए, यूरोपीय लोग वही हैं जिन्होंने वेल्समैन बर्डन का सिद्धांत दिया था, और यूरोपीय लोग वैसे ही हैं जो एशियाई अफ्रीकियों को कभी भी गंवार ही मानते हैं। वो विचार बहुत बदले नहीं है। और शायद जब मैंने मल्टीकल्चरलिज्म नहीं पढ़ा था तब एक ऑस्ट्रेलिया व्यक्ति मुझे मिल गया था, और मैंने उससे ये पूछा कि क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया में कोई आपको समानता दिखती है? उसने इतने घूर के मेरे तरफ देखा कि मुझे जवाब मिल गया। उसका कहने का अंदाज ये था कि तुमने सोच भी कैसे लिया। ऑस्ट्रेलियंस, और आप देखेंगे इंग्लैंड के लोग ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने आप को बहुत सिविलाइज मानते हैं, और भाई एक जमाने में पूरी दुनिया में शासन भी कर रखा था।
इसलिए जब वर्ल्ड कप लंदन से होता है तो लोग देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में देखना है, लोगों को भी देखना है मैच के अलावा। अच्छा, हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ मैच होता है दोस्तों, तो हम ऐसा हंगामा करते हैं कि कूद के चले जाते हैं स्टेडियम में। कभी अपने बहुत ध्यान से देखो, इंग्लैंड वगैरह जब मैच होता है तो हमारे यहाँ हर स्टेडियम के पीछे बड़ी बड़ी जाली लगाई गई है बीच में। मतलब जाली ऐसा होती है जो जेल वगैरह में लगती है, खेल के मैच में नहीं होनी चाहिए। कभी लंदन इंग्लैंड में आपने देखा है स्टेडियम के आसपास जाली लगती नहीं है? ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा क्यों होता है? हमें पिजड़े बंद करने की आवश्यकता होती है? वो जाली है, पिजड़ा है, इट्स लार्जर केस। तो एक बात याद रखिए, इसीलिए जो बहुसंस्कृतिवादी कहते हैं कि नहीं, विषमता है, लेकिन विषमता इतनी सूक्ष्म तरीके से होती है कि वो शायद नजरअंदाज की जाती है या वो दिखती नहीं। क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि राजनीतिक रूप में विषमता है तो उन्होंने कहा नहीं, लोकतंत्र में राजनीतिक विषमता की बात नहीं की जा सकती, लेकिन विषमता कुछ और होती है, सांस्कृतिक। अगर कल्चरल विषमता का मतलब क्या है? अगला पहला पॉइंट, बहुसंस्कृतिवादियों जैसे किमलिका, भिखू पारीक, भिखू पारीक के नाम ही है, इंग्लैंड में पढ़ाते हैं भारतीय। किमलिका भिखू पारीक ने सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता की ओर ध्यान आकर्षित किया। सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता अंडरलाइन। सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता की ओर ध्यान दिया, जिसके अनुसार समाज के द्वारा सभी प्रजाति, भाषा, समाज के द्वारा सभी प्रजाति, भाषा और धर्मावलंबियों को एक समान महत्व नहीं दिया जाता। एक समान महत्व नहीं दिया जाता है। सोसाइटी नेबर ट्रीट्स इवन all the people belonging to all religion, caste, creed, race, they are never treated as equal. अब सवाल है कि सरकार तो कहती है इक्वल है, संविधान कहता है इक्वल है, नागरिकता कहती है इक्वल है, समाज कहता है इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है एक समाज होता है समता मूलक होता है, दूसरा होता है अधिक्रमता मूलक, हायरार्किकल सोसाइटी। समाज भी दो प्रकार का होता है, हायरार्किकल, इसका मतलब होता है कि समाज में विषमता बनी हुई है। एक होता है लोकतांत्रिक, जहां सभी समान स्थिति में है। यानी एक होता है हॉरिजेंटल सोसाइटी और वर्टिकल। तो वर्टिकल का मतलब होता है कुछ लोग ऊंचे पावदान पे हैं, कुछ लोग नीचे हैं। हॉरिजेंटल का मतलब सभी की स्थितियां समान है। तो ऑस्ट्रेलिया में किसको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, तो यूरोप में किसको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, बहुत ध्यान देने की बात है। अब हो सकता है कि आपने कहा मित्तल, जिनकी स्टील कंपनी है, लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल फ्रांस के सबसे बड़े व्यापारियों में एक है। अब इस स्टील किंग है, स्टील बैरन है, लेकिन लक्ष्मी निवास मित्तल की तुलना में कोई फ्रांसीसी व्यक्ति होगा, वह यूरोपीय गोरे व्यक्ति को ज्यादा प्राथमिकता देगा बजाय कि लक्ष्मी निवास मित्तल को। इसका मतलब गोरा होना अपने आप में एक मूल्य है।
व्हाइट रेस के लोग तो ऐसे ही मानते हैं। जो व्हाइट रेस के लोग वो मानते हैं, यानी व्हाइट रेस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छी है, यूरोपीय होना सबसे बढ़िया है। इसका मतलब है जबकि आपके समाज में केवल व्हाइट रेस के लोग तो नहीं है, अंग्रेजी भाषी ही तो नहीं है, और केवल यूरोपीय ही नहीं है, और क्रिश्चियन होना अच्छा है, उसमें भी पुरुष होना अच्छा है। इसका मतलब है एशिया, अगर जरा सोच के देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कई बार आप देखते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कई बार एशियाइयों पकड़ के पीट दिया जाता है, जिसे आप हेट क्राइम के नाम से जानते हैं, प्रजाति भेदभाव जानते हैं। प्रजाति भेदभाव समाप्त हो चुका है, लोगों ने ऐसा ही बता दिया कि उपनिवेशवाद खत्म हो गया, साम्राज्यवाद खत्म हो गया, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिज्म केम टू एन एंड आफ्टर 90। प्रजाति भेदभाव खत्म हो गया, यूरोप बड़ा लोकतांत्रिक हो गया। ऐसा है नहीं। यूरोप में सामाजिक विविधता में हर समुदाय को समान महत्व नहीं दिया जाता। तो सवाल है कि व्यक्तियों के संदर्भ में समाज को देखेंगे, समूहों के संदर्भ में। अब देखिए, समाज को दो तरीके से दिखा सकता है। उदारवादी कभी कल्चर की बात नहीं करते, भाषा की बात नहीं करते, प्रजाति की बात नहीं करते। तो जब उनके लिए ये सब बातें ही नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर हाँ, भाषा, जाति, कल्चर को एक तरीके से देखते हैं कि ना हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, एक मामले में बात कर देंगे कि चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, हम सभी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन समाज करता है और समाज में होता है। तो समाज में कैसे होता है, अगला पॉइंट। इसलिए यूरोप में एशियाई व्यक्तियों के साथ अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ, गैर ईसाइयों के साथ, सांस्कृतिक रूप में भेदभाव होता है। सांस्कृतिक रूप में भेदभाव होता है। इवन कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन यूरोप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, ओरिजिन। सांस्कृतिक रूप में भेदभाव होता है। तो देयरफॉर एशियंस, अफ्रीकन्स आर नेवर कंसीडर्ड एज सेम। और कई बार तो लोग कहते हैं कि वहां विषम लैंगिक होना भी उतना अच्छा नहीं माना जाता, इतना समलैंगिक होना, सामाजिक मूल्य विषम लैंगिक होना अच्छा माना जाता है समलैंगिक होने की तुलना में। तो यूरोपीय समाज में अभी भी लेस्बियन को, समलैंगिक को इतना महत्व नहीं दिया जाता, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज। और यूरोप में एशियाई, अफ्रीकी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक दो प्रकार के हो सकते हैं, राजनीतिक, दूसरा सांस्कृतिक। और जो बहुसंस्कृतिवादी, नाम ही है मल्टीकल्चरलिज्म। यानी बात को इस तरीके से देखा जाए, समाज में तो अनेक जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन इस विविधता को, इस बहुलता को समाज शायद स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, और शायद यूरोप में यही बात बनाई गई, राष्ट्रवाद का निर्माण किया जाए, राष्ट्रीय एकीकरण की बात की जाए, और वो नेशनलिज्म के नाम पर, नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर इन विविधताओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी नहीं करते। अब एक खास बात देखेंगे, जब से आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, यूरोप में जो एथनिक नेशनलिज्म आया था, एक भाषा एक राज्य, 1914 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का यही तो आधार है। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार है, नेशनलिज्म का विचार है, उसमें एक भाषा एक राष्ट्र। अब सवाल है कि एक ही भाषा के लोग तो नहीं रहे। एक भाषा एक राष्ट्र की बात इसलिए की गई कि बाकी सब प्रजाति के रूप में सारे व्हाइट थे, धर्म के रूप में सारे ही क्रिश्चियंस थे। तो यूरोप में धर्म के रूप में राज्य बनना संभव नहीं था, क्योंकि धर्म के रूप में डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं, ऑल आर क्रिश्चियंस। प्रजाति के रूप में वहां भेदभाव संभव नहीं था, बिकॉज ऑल वेर व्हाइट्स। इससे वहां राष्ट्रवाद का मूल आधार क्या बना, भाषा।
कि अलग अलग भाषा के आधार पे अलग अलग लोगों ने राष्ट्रवाद बना लिया। इसे आप देखेंगे तकनीकी तौर पर जब एक एक राष्ट्र बन गया, यूरोपियन सोसाइटी वॉज नेबर बीन अ डाइवर्स सोसाइटी। फ्रांसीसी फ्रांसीसी फ्रांस में रह गए, जर्मन जर्मनी में रह गए, जो इंग्लिश बोलते थे इंग्लैंड में आ गए, स्पेनिश बोलते थे उधर स्पेन चले गए। यूरोप के 27 राज्यों में 27 भाषा है। इस वजह से आप देखेंगे जब इंडिया जैसा मल्टीकल्चरल सोसाइटी, तो हम तो शुरू से थे ऐसे, यूरोप में ऐसा नहीं था। तो जब वहां सांस्कृतिक विविधता पैदा हुई, उदारवाद की बात आई, तो उदारवाद तो राष्ट्रवाद की बात मानता ही है, राष्ट्रीय एकीकरण। तो राष्ट्रीय एकीकरण के नाम पर इन अल्पसंख्यकों को हतोत्साहित भी किया गया। और आप देखेंगे 1970 के दशक के बाद, अगर आप देखेंगे 1970 के दशक के बाद एशिया से, अफ्रीका से बहुत बड़ी मात्रा में लोग यूरोप पहुंच गए। आज ऑस्ट्रेलिया का एथनिक कंपोजिशन अब देखिए, 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या 2 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया इज लेस पॉपुलेटेड देन दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की, दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है। अब 2 करोड़ की जनसंख्या में 10 लाख लोग दिखेंगे, लेकिन अब सवाल वो है कि वो उनको स्वीकार नहीं करते। न्यूजीलैंड में आपने देखा होगा, एक मस्जिद पे हमला हो गया। ये मस्जिद पे हमला नहीं था, एक तरीके से सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भाव था। ऑस्ट्रेलिया में कई बार इसी आधार पर इंडियंस पिटते हैं। तो जो राष्ट्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया थी, बहुसंस्कृतिवादियों ने इस पर सवाल उठाया है। तो बहुसंस्कृतिवादी क्या कहते हैं? अगला पॉइंट, राष्ट्र के एकीकरण के नाम पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र के एकीकरण के नाम पर समाज में विद्यमान विविधता और बहुलता को हतोत्साहित किया गया। The diversity and the differences were discouraged on the name of national integration। विविधता और बहुलता को हतोत्साहित किया गया और अल्पसंख्यक समुदाय से यह अपेक्षा की गई and there was a expectation from minority community that they should submerge their identity within the nation state। अल्पसंख्यकों से अपेक्षा की गई कि वे अपनी पहचान राष्ट्रीय एकीकरण के नाम पर राष्ट्र के साथ मिल जाएं। राष्ट्रीय एकीकरण के नाम पर अपनी पहचान को पीछे कर दें। दे शुड अंडरमाइन, राष्ट्रीय एकीकरण के नाम पे अपनी पहचान पीछे कर दें, भुला दें, जो भी आप कहिए। और अगला, अच्छा एक बात याद रखिए, अभी तक बहुसंस्कृतिवादियों के पहले यह समझा जाता था कि राज्य जो भी कल्याणकारी सुविधाएं देता है, whatever facilities given by the state on the name of welfare state, राज्य के द्वारा जो भी कल्याणकारी नाम पे सुविधा दी जाती है वो सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए होती है। भाई गरीबी हटाने के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधा इसलिए है कि गरीबी हट जाए, लोगों का जीवन अच्छा हो जाए। तो सामाजिक सुविधाएं केवल सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए दी जाती हैं, ये सच नहीं है।
पहली बार बहुसंस्कृतिवादियों ने कहा शिक्षा इन सब चीजों को देने का बहुत बड़ा पर्पज है सांस्कृतिक। आपने बहुत ध्यान से देखा होगा अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब युवा हिंदी को हम आगे बढ़ाएंगे, जब हिंदी को आगे बढ़ाएंगे तो उसका तमिलनाडु से द प्रोटेस्ट केम फ्रॉम तमिलनाडु, और तमिलनाडु के लोग शुरू से ही तमिल भाषा की बात करते रहे, वहां से विरोध आता रहा है। लेकिन आप याद रखिए एक हमारे पास ऐसा तरीका है जिससे हम हिंदी भाषा को ऐसा लगा देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। केंद्रीय विद्यालय बना देंगे, नवोदय विद्यालय बना देंगे। तो किसी बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में इसलिए प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिंदी इज मोर सिंबॉलिक, क्योंकि याद रखिए राज्य ने सांस्कृतिक एकता बहुत आसानी से कर दी। इसका मतलब है राज्य के द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा देना ये कल्चरल यूनिटी को बढ़ावा देता है या गरीबी निवारण में सहायक है। अभी तक हमने यही सोचा था, उदारवादी यही मानते भाई कल्याणकारी राज्य क्यों आ गया, क्योंकि लोगों गरीब है, लोगों को सुविधाएं चाहिए, सामाजिक आर्थिक सुविधा हम दे देंगे एंड दैट इज ए वेलफेयर स्टेट। बहुत संस्कृतिवादियों ने कहा नहीं नहीं ये बहुत होशियारी से काम होता है, और होशियारी से काम करके राष्ट्रीय एकीकरण में अल्पसंख्यकों की संस्कृति को विलीन कर लिया जाता है, जबकि बहुसंस्कृतिवादियों का पूरा मामला ही है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की मांग। विशेष अधिकार, समान अधिकार नहीं। तो अगला पॉइंट, जबकि बहुसंस्कृतिवादी अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। विशेष अधिकार अंडरलाइन, विशेष अधिकार अंडरलाइन, जिसे किमलिका ने ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स का नाम दिया है। जैसे किमलिका ने ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स का नाम दिया है, यानी समूह विशेष के अधिकार। ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट का मतलब समूह विशेष का अधिकार। किमलिका ने डिफरेंशिएटेड राइट्स का नाम दिया है ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट। अब देखें बात को, सीधी सी बात बता दें, उदारवादी राज्य तटस्थ और निष्पक्ष होता है, इस पे भी बहुसंस्कृतिवादियों की आपत्ति है। बहुसंस्कृतिवादी कहते हैं उदारवादी राज्य कभी तटस्थ और निष्पक्ष नहीं होता, बल्कि बहुमत की जो मेजॉरिटी कल्चर है उनको ही प्रमोट करता है। अब देखेंगे ये पूरी दुनिया में ऐसा ट्रेंड दिखता है। अब आप साफ तौर पे देखेंगे कि अमेरिका का राज्य सेकुलर स्टेट है, अमेरिकन स्टेट इज सेकुलर, लेकिन अब देखेंगे कैसे अमेरिका का राज्य भी मेजॉरिटी को प्रमोट करता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका मेजॉरिटी कम्युनिटी है क्रिश्चियन। अदरवाइज अमेरिका में तो आज अमेरिका का मेल्टिंग पॉट है, दुनिया का हर धर्मावलंबी अमेरिका में है। लेकिन जो बात ध्यान देने की, अमेरिका में किसी भी धर्मावलंबी विशेष के लिए छुट्टी नहीं होती स्कूल में, ऑफिसेज में, क्रिसमस के अलावा। अब बताए हम तो नागरिक हैं। अच्छा, इस मामले में भारतीय संविधान निर्माता शायद पहले से ज्यादा संवेदनशील थे। इस मामले में आप देखेंगे हमारे यहाँ दोस्त में कैसा है, अच्छा हमें खूब बच्चों को छुट्टी मिलती है, इससे खुश होते हैं, किसी की पुण्यतिथि हो जल्दी जल्दी आए, हम तो ये सोचते हैं। अच्छा, कई बार हम स्कूल में बच्चे सोचते हैं, पूछते हैं छुट्टी क्यों, उनका कुछ पता नहीं कि छुट्टी है, अच्छा लग रहा है, किसी भी कारण छुट्टी हो। अमेरिका को रम नहीं है, तो आप देखेंगे राज्य इनडायरेक्टली प्रमोट करता है मेजोरिटेरियन कल्चर को, वो सभी को समान अधिकार नहीं देता। ग्रुप डिफरेंशिएट राइट का मतलब क्या है, जो आपने व्यक्ति के रूप में अधिकार दे रखा है, सभी को अधिकार दे रखा है, वो हमें भी चाहिए, वो तो आपने दे ही रखा है, उसमें हमें समस्या नहीं, लेकिन उससे हमारा काम नहीं बनेगा। हमें तो अलग से कुछ अधिकार चाहिए जो हो सकता है वहां बहुमत को न उपलब्ध हो
और न हो बहुमत की उसकी आवश्यकता हो। बस सीधे शब्दों में क्या, कनाडा में जब सरदार वहां पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोग, और आज कनाडा की 2 करोड़ की आबादी में 10 लाख से ज्यादा सरदार है, और वहां सरदार इतने अमीर बन गए दोस्तों कि कनाडाई सरकार भी उनके दबाव में है। कनाडा की सरकार में 3 सरदार मंत्री हैं, भारत की सरकार में इस समय नहीं है। तो समझ सकते हैं भारतीय मूल के लोगों का प्रभाव वहां पे। और वहां की सरकार तो भारतीयों से इतनी परेशान है कि अभी उसने एक नया नियम बना दिया है, कोई भी भारतीय व्यक्ति कनाडाई महिला शादी करेगा तो पहले दोनों के पासपोर्ट जमा होंगे, उसके बाद 3 साल तक दोनों साथ रहेंगे। इंडियन एम्बेसी में, कनाडियन एम्बेसी में उनके साथ में फोटोग्राफी होगी, उसके बाद उन्हें रहने की परमिशन होगी। शादी के बहाने सब कब्जा कर लिया वहां पंजाब, कनाडा। आधा कनाडा हमारा हो गया, यकीन मानिए। ज्योग्राफिकली, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, अगला आधा कब्जा करने की तैयारी है। अगले 50 साल में ऑस्ट्रेलिया किसका होगा? इंडिया का होगा। इसे जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया खाली हो रही है, तो पूरी दुनिया खाली हो रही है, इस पे जाएगा कौन? हम जाएंगे। तो आप समझिए, यूरोप में तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माइनस में जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में नीचे जा रही है, रसिया में परिवार दिवस मनाया जा रहा है। अब सवाल है कि वहां रशियन वालों को सहायता, परिवार दिवस कोई मनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ इंडियंस को ले जाकर वहां पे सेटल कर दो। अब आप देखेंगे ग्रुप डिफरेंशिएट। अब कनाडा में सरदार लोग गए, तो कनाडा या दुनिया का हर जगह का ट्रैफिक रूल है कि आप बाइक चलाएंगे तो हेलमेट लगा के चलाएंगे। अब सरदार वहां चले गए और जैसे स्कूटी निकाली, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने कहा आपने हेलमेट नहीं लगाया। उनका भाई हम साफा के ऊपर हेलमेट कैसे लगाए, इसके ऊपर हम हेलमेट नहीं पहन सकते। उनका नहीं, फिर आप जेल में चलो, आप वायलेशन कर रहे हो। सरदार के द्वारा स्पेशल रिक्वेस्ट किया गया कि हमारे लिए अलग कानून बनाया जाए। कानून बनाया गया और आज कनाडा में भी सरदार बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं। ये क्या है? इस अधिकार की आवश्यकता मेजॉरिटी को है कि माइनॉरिटी को है? माइनॉरिटी को है। और ये भी आपको याद दिला दें, जो अल्पसंख्यक वहां पे है, जो वहां पे अल्पसंख्यक है, वो बहुत ही संपन्न है। अमेरिका में रहने वाला प्रवासी समुदाय, माइग्रेंट कम्युनिटी, इज रिचर देन अमेरिकन। अमेरिका के लोगों की औसत आय की तुलना में भारतीय लोगों की औसत आय 3 गुना है अमेरिका में। तो दुनिया में सबसे अमीर कौन हुआ? भाई दुनिया में सबसे अमीर तो अमेरिका है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकन से 3 गुना अमीर हो गए। इसलिए 21वीं शताब्दी के बाद दुनिया किसकी होने वाली है? हमारी। ये बात सच है दोस्तों। अमेरिका दुनिया का सबसे संपन्न देश, उसमें भी सबसे संपन्न समुदाय भारतीय। इस याद रखिए, अल्पसंख्यकों को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इतनी रिच कम्युनिटी है। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ कि वेस्ट एशिया से कोई व्यक्ति, वेस्ट एशिया में तो इतने फायदा है, वेस्ट एशिया में किसी के पास एक ऑयल वेल हो जाए, तेल का कुआं हो जाए, तब समझ उसके पास फैक्ट्री है। अच्छा, वेस्ट एशिया में लोग सफा उलट तरह से सफा पहनते हैं। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए तो किसी बच्चे ने डोरी पीछे खींच ली कि ये क्या पहने हो। बताइए भाई, किसी व्यक्ति का डोरी खींच लेना, इस तरीके से उसका साफा खींच लेना, वो उसके धार्मिक और कल्चरल सिंबल का आप अपमान कर रहे हैं। और लोग तो कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड वगैरह में धीरे धीरे पढ़ाइयां ऐसी पढ़ाई जाती थी, उनके पूरे करिकुलम में ऐसा था कि नहीं, एशिया अफ्रीका के लोग बेकार किस्म के होते हैं। बहुत संस्कृति वालों ने उसमें घोर आपत्ति व्यक्त की। नहीं, आप बायस हैं। और ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट की बात शुरू हुई। इसलिए बहुत संस्कृतिवादी चाहते क्या है? अगला पॉइंट, इनके द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए, इनके द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों की मांग की जा रही है। दे आर डिमांडिंग स्पेशल राइट्स फॉर द मिनोरिटीज, अल्पसंख्यक अंडरलाइन।
इनके द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों की मांग की जा रही है। इसका मतलब है बहुसंख्यक, इसका मतलब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक अलग अलग अधिकार होने चाहिए। तो अल्पसंख्यक अधिकार ज्यादा होने चाहिए, कम ज्यादा होने चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकार ज्यादा हो जाएगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, कमजोर हो जाएगा। राष्ट्रीयता अखंडता बढ़ेगी घटेगी, इसे आप याद रखिए। जैसे कई बार लोग भारत में कहते हैं एक ही देश, एक झंडा है, एक कानून, ये सदा मल्टी कल्चरल सोसाइटी के खिलाफ सोचते हैं। तो अब जब सभी समाज में सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा को आप समान सम्मान देंगे तो राष्ट्रीय एकता ज्यादा बढ़ेगी बजाय नीचे होने के, क्योंकि एकता का मतलब है इट्स नॉट यूनिफॉर्मिटी। तो बहुसंस्कृतिवादी और समुदायवादी में यहीं पर डिफरेंस आता है। एक अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं, सभी समुदाय की बात नहीं करते, माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगला, बहुसंस्कृतिवादी बहुसंस्कृतिवादी सामाजिक आर्थिक सुविधाओं की मांग नहीं करते। दे आर नॉट सीकिंग द सोशल, इकोनॉमिक और वेलफेयर मेजर्स फॉर देयर कम्युनिटी। ये सामाजिक आर्थिक सुविधाओं की मांग नहीं करते, अपितु सांस्कृतिक और सामान्य सम्मान की मांग करते हैं। बट दे आर डिमांडिंग द कल्चरल राइट्स एंड राइट टू इक्वल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। बल्कि वे समान सांस्कृतिक और समान सम्मान की मांग करते हैं। समान सम्मान की मांग करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल डिग्निटी। तो आप देखेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि नहीं, हमें सम्मान दिया जाए क्योंकि दे आर वेरी रिच कम्युनिटी, तो इन्हें सामाजिक आर्थिक सुविधाएं राज्य से चाहिए ही नहीं, बल्कि उन्हें भाषा की बात है, उनके कल्चर का संरक्षण हो, उन्हें कुछ अलग से अधिकार मिल जाए। लेकिन किमलिका ने यहाँ पे थोड़ा अंतर कर दिया। किमलिका ने कहा अल्पसंख्यक को अधिकार मिलना चाहिए, और इनका बहुसंस्कृतिवाद का पूरा ध्यान ही अल्पसंख्यक पे जाके रुकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक भी दो प्रकार के हैं। एक है माइग्रेंट, जो प्रवासी हैं। किमलिका ने माना कि देयर आर टू वेराइटीज ऑफ माइनॉरिटीज, एक तो माइग्रेंट हैं जो प्रवासी हैं, और दूसरे इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो देसी हैं। One category is migrant and second number is the indigenous. अब इसका सीधा सा मतलब है, अब मान लीजिए कि यूएस में जो अफ्रीकन है देर इंडिजिनियस, वो शुरू से यूएस में है। लेकिन यूएस में जो इंडियन गए वो क्या है, माइग्रेंट है। यूएस में जो वेस्ट एशिया से गया वो माइग्रेंट है। और आज भी कुछ दिनों पहले ये कहा जाता था कि अमेरिका में टैक्सी ड्राइवर की सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेशियों की है। एशिया से बहुत सारे लोग गए हुए हैं, अफ्रीका से लोग गए हुए हैं। तो अब आप देखेंगे देयर आर टू वेराइटीज ऑफ माइनॉरिटीज। इन्होंने कहा अल्पसंख्यक को अधिकार तो चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक की दो श्रेणियां हैं, पहला माइग्रेंट है और दूसरा उस क्षेत्र के ही लोग हैं। जैसे कि आप देखेंगे इंडिजिनियस कौन से, जैसे होमोसेक्सुअल से ही माइनॉरिटीज में आते हैं। लेकिन अब कोई अफ्रीकन है, वो कोई गुजराती है, मारवाड़ी है, वो माइग्रेंट में आता है। आखिर में अल्पसंख्यक अधिकार किसे मिले, दोनों को या
केवल इंडिजिनस को। किमलिका की बात ऐसी नहीं है। तो अगला पॉइंट, किमलिका ने कहा अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले विशेष अधिकार किमलिका ने कहा कि अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले विशेष अधिकार प्रवासी अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। The special rights for minorities will not be available for the migrant minorities. अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले विशेष अधिकार प्रवासी अल्पसंख्यकों को उपलब्ध नहीं होंगे। प्रवासी अल्पसंख्यकों को उपलब्ध नहीं होंगे। It will not be available for the migrant minorities. इसका मतलब किसको उपलब्ध होंगे? देसी को। यहीं पर भीखू पारी का विचार अलग है, बिकॉज इंडियन है, जबकि जबकि भीखू पारीख ये मानते हैं जबकि भीखू पारीख ये मानते हैं कि सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए। The minority rights should be available for all varieties of minorities. सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए, चाहे वो माइग्रेंट हो, चाहे वो इंडिजिनस हो। अदरवाइज चाहे भीखू पारी के बाद किमलिका की मूल बातें एक ही हैं, अल्पसंख्यक को अधिकार मिले, उदारवादी राज्य अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा दे, सांस्कृतिक रूप में भेदभाव होता है। लेकिन किमलिका ने कहा कि नहीं, क्योंकि किमलिका का मानना है कि आखिर में माइग्रेशन होता क्यों है। अगर कोई व्यक्ति पंजाब से अमेरिका में गया तो इट इज बिकॉज ऑफ नॉट कल्चर। बहुसंस्कृतिवाद का पूरा मूवमेंट है संस्कृत की रक्षा के लिए। तो अगर हमें संस्कृत का इतना महत्व था तो भाई कुल मिला के डॉलर की खोज में तो अमेरिका और कनाडा भारतीय व्यक्ति गया है। तो किमलिका का मानना है अगर कोई व्यक्ति अब पंजाब से गया कनाडा और उसके बाद वो कहेगा ना हमें भांगड़ा करेंगे, मैं भांगड़ा करना है तो गो बैक इन पंजाब में भांगड़ा करो। इस वजह से किमलिका का मानना है कि जो भी माइग्रेंट कम्युनिटी है उसके लिए कल्चर नीचे है, इकोनॉमिक मूल्य पहले है। तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि हमने कल्चर रक्षा करेंगे। कल्चर रक्षा करना हो तो उस समुदाय को आप देखिए। लेकिन भीखू पारिक ने कहा नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं होता कि कोई व्यक्ति बाहर से आया अंदर से आया। एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को विशेष अधिकार मिलने चाहिए, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार मिलना चाहिए। इस वजह से भीखू पारिक का विचार ज्यादा बैलेंस है और इस प्रकार के अधिकार अब चाहे बाहर के लोग हों अंदर के लोग हों सभी के लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आगे अगर चल के देखें तो फिर सवाल आता है कि अगर फिर यहां पे हम देखें सवाल, तो फिर मुद्दा ये आता है कि लिबरल्स और मल्टीकल्चरलिस्ट में फिर रिलेशन क्या होता है। क्या लिबरल्स और मल्टीकल्चरलिस्ट में हमेशा विरोधी होगा क्या? अब मान लीजिए लिबरल्स की बात की जाए, मल्टीकल्चरल की बात की जाए, दोनों में हम रिलेशन देख लें। ऐसा लगता है कि लिबरल व्यक्ति की बात करता है, मल्टीकल्चरल समुदाय की बात करता है। लिबरल व्यक्ति की बात करेगा, मल्टीकल्चरल कल्चर, धर्म, संस्कृति, भाषा की बात करता है। लिबरल मानता है कि स्टेट न्यूट्रल होता है, मल्टीकल्चरल मानता है स्टेट न्यूट्रल नहीं होता।
तो ऐसा लगता है कि लिबरल और मल्टीकल्चरल में एक बेसिक फर्क आता है। अब जरा इस बात को आप देखिए, लिबरल्स की प्राइमरी फेथ क्या है? लिबर्टी, आजादी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। मल्टीकल्चरल का क्रक्स क्या है? कल्चर का प्रोटेक्शन, वो भी अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज। जब इनसे पूछा था भाई आप अल्पसंख्यकों के कल्चर के प्रोटेक्शन की बात क्यों करते हैं, इनका कहना है बहुसंख्यक के कल्चर का संरक्षण तो वैसे ही राज्य कर लेता है, या जिस समाज में आप बहुसंख्यक रहेगा उसके कल्चरल डोमिनेंस हमेशा रहेगी, उसके प्रोटेक्शन की बात ही नहीं पैदा होती। और शायद इसी तर्क से भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार पहले से दे रखे गए हैं। ऐसा अमेरिका में नहीं है, ऐसा यूरोपीय देशों में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर मल्टीकल्चरल देन यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ी दिलचस्प बात है।